वेरी वार्म वेलकम टू दिस सेशन माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो कि कैप का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इसका मॉड्यूल डी चैप्टर 28 एसेट क्लासिफिकेशन प्रोविजनिंग नॉर्म्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एज फार एज दिस एग्जाम इज कंसर्न्ड। इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे एंड दिस इज पार्ट 1। ओके, सो ये जो चैप्टर है यहाँ पर आप देख सकते हैं एसेट क्लासिफिकेशन। दिस इज ऑल रिलेटेड टू द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो बैंक्स के एक्यूमुलेट होते रहते हैं। तो हाउ दिस एसेट्स आर क्लासिफाइड, व्हाट इज द टाइम पीरियड, विच काइंड ऑफ एसेट जो है कब उसे हम एनपीए डिक्लेयर करेंगे और क्या उसको डिक्लेयर करना है, किस तरीके से चीज़ें हैं, राइट ऑफ होगा या नहीं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर हियर। ऑल्सो देयर आर प्रोविजनिंग नॉर्म्स, दैट इज वेन एवर देर इज एन एसेट जो आपको पता है कि ये लॉस क्रिएट कर सकता है, तो इफ़ यू हैव एन आइडिया यू डेफिनेटली हैव टू मेंटेन सम कैपिटल एज अ बैंक। इसके सामने आपको थोड़ा कैपिटल मेंटेन करना है। वो कैपिटल कितना कितना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है एज फार एज द एग्जाम इज कंसर्न। कई सारे सवाल इस पर्टिकुलर चैप्टर में से पूछे गए। So this chapter can be divided into two parts: asset classification and provisioning norms. Okay, so first of all we will be talking about the classification of the assets, right? तो इससे related सबसे पहले एम नरसिम्हन कमिटी ने रिकमेंड किया था कि भाई ये जो बैंक्स का डिफरेंट एसेट्स हैं उन से रिलेटेड लॉस उनको ना हो, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बैंक के इंक्रीज ना हो, इससे रिलेटेड दे हैव टू टेक सम स्टेप्स। व्हाट आर दोस? बैलेंस शीट ट्रांसपेरेंट होना चाहिए बैंक्स का, जहां पर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल हो उसके हिसाब से बैंक्स अपने बैलेंस शीट मेंटेन कर रहे हो। ट्रांसपेरेंट यानी कि उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड डिस्क्लोजर्स करते रहना है। यूनिफॉर्म अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करना है विद रिस्पेक्ट टू इनकम रिकग्निशन, बैड डेट प्रोविजनिंग। अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस यूनिफॉर्म होने चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू द बैंक्स, ठीक है, बैंक्स के बीच में, सो दैट देयर इज पोर्टेबिलिटी और सब में कंपैरिजन भी किया जा सके कि किसका बेटर है, कैसा है। इनकम रिकग्निशन एनपीएस का जो होना चाहिए, क्योंकि एक एसेट जो कि नॉन परफॉर्मिंग डिक्लेयर कर दिया गया है तो इस पर अब तो इनकम नहीं हो रहा है, बट जनरली इनकम आपका रिकग्निशन जो होता है, इनकम रिकग्निशन इन द सेंस ये पर्टिकुलर इनकम आएगा नहीं आएगा, इससे रिलेटेड आप अपने बुक्स में, बैंक के बुक्स में किस तरीके से इसको नोट डाउन करते हो। सो इट कैन बी ऑफ टू काइंड्स, वन इज एक्रूअल बेसिस एंड द अदर इज कैश या रिकवरी बेसिस, ठीक है। तो एक्रूअल बेसिस पर में ये होता है कि एज सुन एज यू हैव डन सम एसेट जो है वो दिया और इंटरेस्ट पे करने का डेट आ गया, तो यू जस्ट राइट इट डाउन इन योर बुक्स कि हाँ इंटरेस्ट पेमेंट हो जाएगा इस तरीके से। Accrual means actual interest amount has not been received. Cash basis है जब actual amount आपका receive हो जाता है, so at that time you will be entering it into the books. तो यहाँ पे कहा गया कि NPS से related the income recognition should not be on accrual basis, यानी कि हाँ आ जाएगा इस तरीके से आपको अपने बुक्स में नहीं लिखना है। ऑन द रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी, ठीक है, जब रिकवरी होगी एट दैट टाइम ओनली यू हैव टू एंटर इट इनटू योर बुक्स, ये चीज कही गई है। और साथ के साथ प्रोविजनिंग जो की जा रही है, यानी कि यू हैव एन आइडिया कि सम एसेट कैन बिकम एनपीए या फिर वो उस डायरेक्शन में जा रहा है, देन द प्रोविजनिंग हैज टू बी डन। और ये प्रोविजनिंग जो किया जा रहा है वो प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स के बेसिस पर, पहले तो एसेट क्लासिफिकेशन सही होना चाहिए कि ये एनपीए है, सबस्टैंडर्ड है, डाउटफुल एसेट है, लॉस एसेट है, क्या है। तो ये सारी चीजें हम आगे अभी देखेंगे इस वीडियो में। तो व्हेन यू हैव एन आइडिया ऑफ द टाइप ऑफ एसेट ओनली देन यू कैन मूव अहेड विथ द प्रॉपर प्रोविजनिंग कि उसके सामने कितना कैपिटल आपको मेंटेन करना है, कितना परसेंटेज। ओके, एंड ये एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होना चाहिए जहां पर एकदम प्रॉपरली आपको पता हो, सब्जेक्टिविटी यहाँ पर ना हो, बैंक अपने हिसाब से 10% खाली जो है मेंटेन कर रहा है कैपिटल एंड इट इज सेइंग दिस इज अ सब्जेक्टिव थिंग एंड हमने ऐसे ऐसे किया, ऐसा नहीं। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, इतना आपका जो है एनपीए दिख रहा है तो इतना आपको मेंटेन करना है, इस तरीके का क्राइटेरिया होना चाहिए। दीज वर द रिकमेंडेशंस ऑफ द एम नरसिम्हन कमिटी। बेस्ड अपॉन दिस एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर एनपीए को डिफाइन किया गया है इन इंडिया विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज दैट द बैंक डज, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस जो देता है उसका अलग अलग डेफिनेशन दिया हुआ है। तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बेसिक डेफिनेशन इज दैट, लेट्स से कोई बैंक से किसी पर्सन ने लोन लिया है और ये पर्सन का लोन पेमेंट करने का, लोन का कोई भी एक पेमेंट, इट कैन बी इंटरेस्ट पेमेंट, इट कैन बी प्रिंसिपल पेमेंट, कोई भी एक पेमेंट करने से रिलेटेड जो ड्यू डेट है दैट हैज कम,
बट द पर्सन हैज नॉट पेड ऑन द ड्यू डेट, ड्यू डेट पे जैसे ही पेमेंट नहीं करते हैं, ये जो है आपका ओवर ड्यू कहलाता है, यानी कि इस पर्टिकुलर एसेट को हम ओवर ड्यू कह देते हैं, यानी कि ड्यू डेट पे पेमेंट आई नहीं है, रेड अलर्ट। ठीक है, अब अगर 90 डेज तक पेमेंट नहीं आती है, इंटरेस्ट हो सकता है, प्रिंसिपल हो सकता है, 90 डेज तक नहीं आती है, तो उसे नॉन परफॉर्मिंग एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट का जो है उसे डिक्लेयर कर दिया जाता है। सो दैट इज व्हाट इज गिवन। ठीक है, और ये जो टाइमिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर ये लेना है। और अगर कोई भी ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट है वो आउट ऑफ ऑर्डर स्टेटस उसका है। ठीक है, व्हाट इज मेंट बाय आउट ऑफ ऑर्डर स्टेटस अभी हम देखेंगे। तो ओवरड्राफ्ट किसी लेट्स से एफडी है किसी की और उस पर ओवरड्राफ्ट लिया है किसी ने, या फिर सम अदर वे, ठीक है, कैश क्रेडिट किसी को मिला है, ऑन दैट जो भी स्टेटस है उस पर्टिकुलर अकाउंट का, उस पर्टिकुलर एसेट का आउट ऑफ ऑर्डर है, इन दैट केस ऑल्सो एनपीए। बिल परचेज और डिस्काउंटिंग किया गया उसमें ओवरड्यू 90 डेज का है। ठीक है, सारे जो एक्टिविटीज है उसमें ओवरड्यू का जो लिमिट है, टाइम लिमिट है, वो अगर 90 डेज से क्रॉस कर रहा है देन डेफिनेटली एनपीए उसे माना जाएगा। अब क्रॉप रिलेटेड जो हमारे टाइम पीरियड है उसको मेजर किया जाता है बेस्ड अपॉन द क्रॉप सीजन्स। ठीक है, कितने क्रॉप सीजन्स तक ये चला, लाइक वी हैव बेसिकली 3 क्रॉप सीजन्स वी कैन से, कई बार होते हैं कुछ क्रॉप्स के 2 होते हैं, 1 पूरा साल में 1 क्रॉप सीजन होता है, ऐसा भी होता है। लाइक कुछ क्रॉप्स जो है ओनली विंटर में ग्रो करते हैं, तो पूरे साल में एक ही क्रॉप सीजन है। कुछ क्रॉप्स है जो कि आप समर में, रेनी सीजन में एज वेल एज विंटर में ग्रो कर सकते हो, तो इट हैज़ 3 सीजन। तो इस तरीके से, ठीक है, तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन के आपके क्रॉप्स हो गए। तो शॉर्ट ड्यूरेशन के क्रॉप्स जो है वो आपका जनरली 1 ईयर से कम का जो है इसका क्रॉप सीजन होता है एंड मैच्योरिटी टाइम रहता है। तो उसमें 2 क्रॉप सीजन्स तक वेट किया जाता है कि हाँ ये जो है 2 क्रॉप सीजन्स अभी देना था, ड्यू डेट ये है, लेकिन चलो और 2 क्रॉप सीजन्स होने तक भी अगर आप दे दो ठीक है। 2 क्रॉप सीजन्स होने के बाद भी इफ द पर्सन इज नॉट रिटर्निंग दैट मनी देन डेफिनेटली इट इज एनपीए। ये हो गया शॉर्ट ड्यूरेशन। लॉन्ग ड्यूरेशन इज पूरे साल में देर इज ओनली 1 क्रॉप सीजन लेट्स से, ठीक है, तो 1 ईयर पूरा लग रहा है इसको ग्रो करने के लिए, तो दैट इज वाई वी कैन से यहाँ पर तो टाइम थोड़ा ज्यादा देना है, तो 1 टोटल क्रॉप सीजन वेट किया जाता है। लेट्स से अभी आपको क्रॉप सीजन खत्म होते ही देना था, चलो एक और क्रॉप सीजन, एक और साल हम रुक जाते हैं, एंड आफ्टर दैट ऑल्सो इफ यू आर नॉट रिटर्निंग देन इट इज एनपीए। इसी तरीके से सिक्योरिटाइजेशन रिलेटेड कोई लिक्विडिटी फैसिलिटी है, कोई पेमेंट है, अगर 90 डेज से ज़्यादा जो है ओवरड्यू है देन इट विल बी कॉल्ड एन एनपीए ओनली। डेरिवेटिव रिलेटेड भी 90 डेज का ही लिमिट है यहाँ पर ड्यू डेट से, ठीक है। तो आउट ऑफ ऑर्डर स्टेटस क्या होता है हमारा जो ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट रिलेटेड है, तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो भी है, जो लोन लिया गया 100 रुपीज़ अगर सैंक्शनड है तो यहाँ पर लोन जो लिया गया 150 रुपीज़ एंड जो वापस करना है विथ इंटरेस्ट और एक्स्ट्रा हो जाता है। तो ऑल ऑफ दिस अमाउंट अबव द लिमिट द लोन हैज बीन टेकन एंड इट हैज़ नॉट बीन रिटर्न्ड, ठीक है। लेट्स से विद इन द लिमिट भी है 90 रुपीज़ है विद इन द लिमिट, पर फिर भी 90 डेज से ज़्यादा का जो है डीले हो रहा है इन गेटिंग द पेमेंट ड्यू डेट के बाद उस पर, तो दैट इज ऑल्सो आउट ऑफ ऑर्डर स्टेटस। क्रेडिट्स जो भी आप दे रहे हो, लाइक 90 डेज के बाद आपको इंटरेस्ट पेमेंट 40 रुपीज़ करना था बट यू हैव गिवन ओनली 10 रुपीज़ एज द इंटरेस्ट पेमेंट, तो ये जो भी क्रेडिट जो भी पेमेंट आप कर रहे हैं दैट इज़ नॉट इनफ टू कवर व्हाट द बैंक का जो रिक्वायरमेंट है उसको कवर नहीं कर रहा, तो इन दैट केस ऑल्सो आउट ऑफ ऑर्डर स्टेटस इसे कहा जाता है। अब ओवर ड्यू स्टेटस वी हैव ऑलरेडी सीन कि अगर ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं होती तो इमीडिएटली ओवर ड्यू स्टेटस उसे मिल जाता है। एंड इनकम रिकॉग्निशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर, एज वी हैव डिस्कस्ड इट इज ऑफ 2 काइंड्स, एक्रूअल बेसिस पे हो सकता है या फिर रिकवरी या कैश बेसिस पे हो सकता है। तो एनपीए रिलेटेड जो भी है वो एक्रूअल बेसिस पर तो नहीं होगा, ओनली व्हेन इट इज रिसीव्ड एनपीए का इनकम देन ओनली, अगर कोई अकाउंट कोई एसेट जो है एनपीए क्लासिफाई कर दिया गया देन एक्रूअल बेसिस पर हम उसका इनकम नहीं नोट डाउन करेंगे। जैसे जैसे ड्यू डेट आता है एक्रूअल बेसिस में इनकम नोट डाउन कर लेते हैं कि हाँ आएगा, बट यू हैव टू नोट फॉर एनपीए ओनली व्हेन इट इज रिसीव्ड। अगर कोई इंटरेस्ट है, टर्म डिपॉजिट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एवीपी, केवीपी, ये हमारे लाइफ पॉलिसीज वगैरह गवर्नमेंट के द्वारा मोस्टली अगर हैं, तो यहाँ पर आपको जो है इनकम अकाउंट ड्यू डेट पे इसको ले जा सकते हैं, प्रोवाइडेड सम मार्जिन अवेलेबल है बैंक के पास,
ठीक है। तो ये डिपॉजिट्स वगैरह है, इस पर इंटरेस्ट आना है, बट मैन के पास थोड़ा मार्जिन अवेलेबल है, सम मनी इज अवेलेबल, तो आप ले जा सकते हो इसको, एक्रूअल बेसिस पे ले जा सकते हो इनकम अकाउंट में नोट करने के लिए। फीस एंड कमीशन जो बैंक अर्न कर रहा है उस पर आउटस्टैंडिंग है, तो यहाँ भी आप जो है एक्रूअल बेसिस पर नोट डाउन कर सकते हैं। गवर्नमेंट गारंटीड एडवांसेस है, तो इवन तो गवर्नमेंट ने इसे गारंटी किया है, ये इसे हम एनपीए ही मानेंगे अगर ये 90 डेज तक ओवरड्यू हो रहा है। एंड उसके बाद जब एक्चुअली इंटरेस्ट अमाउंट मिलेगा ओनली देन इट विल बी टेकन टू द इनकम अकाउंट एंड एनपीए से इसका अपग्रेडेशन होगा स्टेटस का, राइट। देन देर इज अनदर थिंग कॉल्ड द रिवर्सल ऑफ इनकम। लेट्स से आपने क्या किया, पिछले साल आपने सम इनकम आनी है और यू नो कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आनी है, ऐसा पिछले साल था। सो यू जस्ट नोटेड इट डाउन इन योर इनकम इंटरेस्ट बुक कि हाँ ये जो है इनकम बुक में आपने, अकाउंट बुक में आपने डाल दिया कि ये इनकम आनी है, बट नेक्स्ट ईयर द